आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दूसरे सप्तक की भूमिका, जो कि लिखी है आगे जी ने। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ लिखा है दूसरे सप्तक की भूमिका, तो इससे पहले उन्होंने एक पहला सप्तक में निकाला होगा, तभी वो दूसरा यहाँ पर लिख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमें ये जान लेना चाहिए कि उन्होंने ये तार सप्तक क्यों निकाला। जब पहला तार सप्तक आया होगा तो उसका क्या उद्देश्य रहा, अब ये दूसरा तार सप्तक उन्होंने निकाला है, इसका क्या उद्देश्य है। मतलब कि कुल मिलाकर ये कहना है कि तार सप्तक आया ही क्यों अस्तित्व में। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों इसकी भूमिका के ऊपर कि उन्होंने इस पे क्या लिखा। तो दोस्तों पहला तार सप्तक जो था वो आया था 1943 में, ठीक है। और दूसरा तार सप्तक जो हमें पढ़ना है वो 1949 में दोस्तों उसका संपादन हुआ था, और 51 में क्या है वो प्रकाशन उसका हो गया था, यानी वो छप चुकी थी। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि तार सप्तक अस्तित्व में आया क्यों था। तो तार सप्तक को निकालने का उद्देश्य दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा था। आगे जी ऐसे कवियों को सामने लाना चाहते थे समाज के, जिनके अंदर प्रतिभाएं तो है, उनकी कविताएं बहुत अच्छी है और लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए, परंतु दोस्तों ये कवि जो है इतने फेमस नहीं है कि कोई भी संपादक इनकी कविताओं को छाप करके एक अलग सी किताब निकाल दे। तो आगे जी ने क्या करा, बेसिकली ये क्या है, नए कवि हैं, तो नए कवियों को कोई भी संपादक जल्दी नहीं छापता है। उन्हें चाहिए थे पुराने और प्रतिष्ठित या फेमस राइटर हो, जिनकी बुक छापते ही क्या है उनकी चल पड़े। आगे जी ने दोस्तों ऐसे 7 कवियों को चुना जो उस टाइम पर कविताएं लिख रहे थे, और उनको कंपाइल करके संपादन करके उसका उन्होंने एक किताब बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा था तार सप्तक, और इसको उन्होंने पहली बार छापा 1943 में। तो दोस्तों ये जो तार सप्तक था उन्होंने फिर से दोबारा निकाला 1949 में, उन्होंने फिर से इनको इकट्ठा किया दोबारा और 51 में छापा। तो दोबारा इसके अंदर दोस्तों उन्होंने फिर से 7 कवियों को लिया था। तो यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि तार सप्तक के अंदर कवि ने नए कवियों को जगह दी जो ज्यादा फेमस नहीं थे, परंतु उनकी कविताएं इतनी अच्छी थी कि वे समाज तक पहुंचनी चाहिए। कम से कम दोस्तों संपादक आगे जी का तो ये मानना था कि इन कवि के अंदर प्रतिभाएं हैं, तभी उन्होंने क्या है इनको अपनी पुस्तक में इन्होंने जगह दी। तो दोस्तों स्वाभाविक सा प्रश्न ये बनता है कि आगे जी को ये नई जो किताब है ये क्यों छापनी पड़ गई। आगे जी दोस्तों जब ये कार्य कर रहे थे उस टाइम पर जो साहित्य जगत था उनकी ये धारणा थी दोस्तों कि कोई भी साहित्य वो छापते थे या जिन साहित्य को महत्व मिलता था, यानी एक लीग एक परंपरा से बंधकर, यानी जिस तरीके से कविताएं पहले से रची जा रही थी, जो एक परंपरा चली आ रही है कविता रचने की कि ये ही कविता है, उस लीग में दोस्तों जो जो कवि रचनाएं लिख रहे थे, जो उस परंपरा के अनुसार दोस्तों रचनाएं कर रहे थे, उन्हीं लोगों को क्या है समाज में एक्सेप्टेशन थी। जो उससे जरा सा भी हटकर कई कविताएं लिख रहे थे या नए तरीके की कविताएं लिख रहे थे, उनके लिए कोई जगह उसमें नहीं थी। उस टाइम के साहित्य जगत के जो विशेष लोग थे, उनके लिए दोस्तों कविताएं केवल वही छपने लायक थी जो करीब 300 साल पुरानी हो। 300 साल दोस्तों एक राउंड फिगर है, मतलब कि जो कविताएं बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है केवल उसी को वो लोग महत्व देते थे। आज के टाइम के जो कवि हैं, चाहे बेशक वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसका कोई महत्व नहीं था जब तक वो परंपरा ना बन जाए, पीछे जा करके वो 300 साल पुरानी ना हो जाए, जब तक उनकी नजर उस पर नहीं पड़ती थी। तो आगे जी को इन्हीं सब चीजों से क्या थी, शिकायत थी। आगे जी चाहते थे जो व्यक्ति लीग से हट करके भी कविताएं लिख रहा है और उसकी कविताएं सच में अच्छी है तो वो समाज तक पहुंचनी चाहिए। जी ने नए कवि को क्या है प्रोत्साहन दिया जो सच में अच्छा लिख रहे थे। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि जब वो इतिहास बन जाएंगे तब क्या है उनको साहित्य में जगत में क्या है उनको सम्मान मिले, तो उन्होंने पहले ही उनको सम्मान देने की कोशिश करी और उनको अपनी पहली तार सप्तक में 7 कवियों को जगह दिया। तो पहला तार सप्तक जब दोस्तों इस तरीके से सामने आया तो साहित्य जगत में हलचल सी मच गई कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर परंपराओं से हट करके कुछ अलग करता है तो समाज में उसकी आलोचना तो होती ही है। तो आगे जी के पहले तार सप्तक की भी ताबड़तोड़ आलोचना हुई। उन्हें कहा गया कि ये प्रयोगवादी है। उनके ऊपर कई प्रकार के आक्षेप लगाए गए कि ये गुटबाजी कर रहे हैं, इन सभी का एक एजेंडा है जिसे फैलाना चाहते हैं, और इन्हें प्रयोगवादी सिद्ध कर दिया। प्रयोगवादी इन द सेंस की जो लीग से हट करके लिख रहे हैं ना, मतलब कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर वाद शब्द का लगा दिया वाद। तो दोस्तों जैसे प्रयोगवाद, मार्क्सवाद, मानवतावाद, कई वाद आपने सुने होंगे। ये वाद जहां पर भी लग जाता है ना, बेसिकली उसका एक सिंपल सा मतलब आप नॉर्मल सा ये निकाल सकते हैं कि जिसके आगे ये लगेगा
जैसे प्रयोगवाद, या मैंने कल परसों आपको आगे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मानवतावाद। ठीक है, तो मानवतावाद के पीछे भी अगर ये वाद लगेगा तो इसका सिंपल सा मतलब है, इससे पहले, वाद से पहले जो शब्द है उनका जो ज्यादातर फोकस है वो उसी पे रहेगा, यानी प्रयोग के पीछे लग गया है वाद। तो जिन कवियों को या जिन लोगों को हम प्रयोगवाद कहेंगे, उनका हम एक तरीके से ये मान लेंगे कि वो जो व्यक्ति है केवल प्रयोग करने पर ही क्या है अपना सारा बल या जोर देता है, उसका जो मेन फोकस रहेगा प्रयोग करने पर ही रहेगा। वादी मतलब वो वही करेगा, सिर्फ वही करेगा, एक तरीके से उसकी जो विचारधारा है उसी के लिए तटस्थ हो चुका है एक तरीके से। ऐसे ही जो जिसे मानवतावादी कहते हैं, यानी उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो झुकाव है मानव के प्रति अधिक है, ज्यादा है। तो ये वाद का एकदम सिंपल सा, बोले तो एकदम नॉर्मल सा बताया है कि उनका पता है उस धारणा के प्रति ज्यादा झुकाव हो जाता है। तो आगे जी के ऊपर भी दोस्तों एक तरीके का ये लगाया गया कि वो क्या है, प्रयोगवादी है। मतलब वो जो ये चीजें कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इन समाज से हट करके कुछ नई चीजों को लाना चाह रहे हैं। और भी उनके ऊपर आक्षेप लगे थे, वो मैं आपके ऊपर बताऊंगा आगे चल करके। तो इन सभी जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए, इन सभी आरोपों का वो उत्तर किसमें देते हैं, अपने दूसरे तार सप्तक की भूमिका के अंदर वो इन सभी आरोपों का क्या है, जवाब देते हैं। तो क्या है ये दूसरा तार सप्तक, अब हम इसे शुरू करते हैं। मैंने काफी ज्यादा आपको बता दिया है। तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक की जो भूमिका है दोस्तों, वो कुछ पहले वाले से ही मिलती जुलती है। तो आधे से ज्यादा तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, बस आधा रह गया है, वो क्लियर अभी हो जाएगा। अब तक दोस्तों मैंने आपको बताया कि आगे जी ने जब ये तार सप्तक निकाला तो समाज में कैसे उनका एक तरीके से उनकी आलोचना होने लगी, उनका विरोध होने लगा। तो इसी विरोध का दोस्तों उन्होंने जवाब दिया दूसरे तार सप्तक में। उनके ऊपर क्या आरोप लगे, उसमें से जो पहला आरोप था वो दोस्तों उनके ऊपर लगा, प्रयोगवादी का टैग लगा। और दूसरा जो सबसे मेन लगा था वो है साधारणीकरण, कि वो लोग जो है साधारणीकरण को नहीं मानते। इनके ऊपर अभी हम विस्तार से बात करेंगे। ये बस आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि ये दो मेन आक्षेप उनके ऊपर लगे थे। आपका जो टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं दो को अच्छे से उनका जवाब देंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों उनके ऊपर कुछ आरोप और भी लगे थे कि कुछ लोगों का कहना था कि जो ये 7 कवि इन्होंने चुने हैं, ये किस आधार पर चुने हैं, कि हो सकता है कि इनका कोई गुट हो, कोई राजनीतिक या फिर एक तरीके से कोई एजेंडा फैलाना समाज में इनका उद्देश्य हो। तो इस तरीके के छोटे मोटे आरोप और लगे थे, आप किताब में देख लेना। मेन तो ये 2 आरोप है। आगे जी चाहते थे कि ये जो कवि जब इनकी कविताएं समाज में पहुंचे तो वहां के जो लोग हैं पहले से ही पूर्व धारणा बना करके इनकी कविताओं को ना देखे, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से इनकी कविताओं को पढ़े और उसके बाद डिसाइड करे कि ये लोग क्या है, बजाय इनके कि जिन लोगों ने वो जो धारणा उनके प्रति बना दी है उससे अलग हट करके देखे। तो इसीलिए क्या है, वो इन आक्षेपों जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको यहाँ पर क्लियर करना जरूरी समझते हैं। तो उन्होंने कैसे प्रयोगवाद के ऊपर क्या कहा, सबसे पहले हम यही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि वो प्रयोगवादी अपने आप को क्यों नहीं मानते या किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हैं कि हम प्रयोगवादी नहीं है। तो इससे पहले दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा, दोस्तों कुछ लोग एक शब्द यूज करते हैं, कवितावादी। कवितावादी दोस्तों मतलब ये जो लोग कविता करते ही कविता करने के लिए, एक तरीके से मैंने आपको जहां वाद जुड़ जाए वो क्या है, एक तरीके से जिसके पीछे लगा होता है, उनका जो मेन उद्देश्य रहता है उसी चीज को करना, एक तरीके से उसी पर जोर देते हैं। तो आगे जी कहते हैं जिस तरीके से कविता का कोई वाद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से प्रयोग का भी कोई वाद नहीं होता। कविता का कोई वाद क्यों नहीं होता, इसे कुछ इस प्रकार से समझिए दोस्तों। कोई भी व्यक्ति कविताएं लिखता है तो उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं या भी जो उसका सत्य है या जो चीज वो समाज को बताना चाह रहा है उसको क्या करता है, कविता के माध्यम से लिखता है। मेन पर्पस क्या है दोस्तों उसका, जो वो फील कर रहा है, जो उसका सत्य है, जो समाज तक बातों को पहुंचाना चाह रहा है, उसे किसी भी तरीके से क्या है वो समाज तक पहुंचाना है, उस बातों को लिखना चाह रहा है, अपने सत्य को पहुंचाना चाह रहा है समाज में, ये उसका मेन उद्देश्य है। इस मेन उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोस्तों उसने क्या किया है, कविता को एक साधन के रूप में क्या है उसका प्रयोग किया है। दोस्तों वो कवि क्या है, एक साधन के रूप में इस कविता का उपयोग करता है ताकि अपनी बात को वहां तक पहुंचा सके। वे चाहे तो और दूसरे साधनों का भी उपयोग कर सकता था, जैसे गद्य की कोई अन्य विधा या फिर बोल करके या कोई भी और साधन अपनाता, पर लेकिन उसने किसे अपनाया, केवल कविता को एक साधन के रूप में उपलब्ध किया। तो ये क्या है, एक तरीके से साधन है, मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन है, उसका उद्देश्य नहीं है कविता करना। कविता करना उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य तो उस बात को पहुंचाना था। तो इस तरीके से जिस प्रकार से, इसलिए वो कहते हैं कि कविता का कोई वाद नहीं होता, कविता कोई वाद ही नहीं है, वो तो साधन है।
ठीक उसी प्रकार से अपने प्रयोगवाद से वो इस चीज को जोड़ते हैं कि प्रयोग जो है वो भी साधन है। अब दोस्तों बात करते हैं अज्ञे जी का उद्देश्य क्या था। उनके उद्देश्य को जानते ही दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि वादी क्यों नहीं थे। उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि समाज में ऐसी रचनाओं को और ऐसे कवियों को जगह देना जो क्या है परंपराओं से अलग है, उससे हटकर है, उन्हें वहां पर एक्सेप्टेशन नहीं मिल रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, प्रयोग किया, ताकि इन्हें समाज में क्या है स्वीकार्यता मिल पाए। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि जो व्यक्ति अलग से कविताएं लिख रहे हैं या हट के कविताएं लिख रहे हैं केवल उन्हीं को ही हम दिखाएंगे, या जो व्यक्ति परंपराओं से हट करके या बिल्कुल लीग से अलग लिख रहे हैं केवल उन्हीं को समाज के सामने लेकर आना, ये उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य केवल इतना था, जो व्यक्ति लीग से हट करके लिख रहा है, परंपराओं से हट करके लिख रहा है, उसे पूरी तरीके से हटा ना दिया जाए। बल्कि आगे जी कहते हैं ये जो डिसीजन है कौन लेगा, समाज के लोग लेंगे, वो साहित्यकार नहीं लेंगे जो परंपराओं से चले आ रहे हैं और उन्हीं कविताओं को महत्व देते हैं। तो आगे जी ने क्या करा, इन कवियों को क्या है एक तरीके संगठित किया और इनकी कविताओं को क्या है समाज के प्रति समाज तक पहुंचाया। आगे जी ने कहा अब आप लोग परखिए इनकी कविताओं को और इनके सामर्थ्य को। लोग दोस्तों प्रयोग की निंदा करते हैं परंपराओं की दुहाई देके कि ये जो लोग हैं हमारी जो परंपरा चली आ रही है पहले से, उससे हट करके या उसके विरुद्ध जा रहे हैं, हमारी परंपराओं से अलग जा रहे हैं। तो लोग पता है फिर परंपरावादी लोग इनका विरोध करते हैं कि ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं अलग। आगे जी दोस्तों कहते हैं कि परंपरा कम से कम कवियों के लिए परंपरा कोई ऐसी पोटली नहीं है जिसे बांध कर उठा के लेके चल दिए। यानी कवि जो है वो इन परंपराओं से परे और हटके हैं और समाज में दोस्तों प्रयोग होना बहुत ही जरूरी है। आगे जी कहते हैं कि प्रयोग क्या है समाज को एक तरीके से आगे ले जाता है, समाज में रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाता है। तो प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसने जीवन में कोई प्रयोग नहीं किया तो इसका मतलब वो यही कह रहा है कि उसने कभी जीवन में कुछ नया सीखने का ट्राई ही नहीं किया। और जो व्यक्ति नया लिखने की कोशिश नहीं करता, जो व्यक्ति सृजनात्मक नहीं है, इस कविता में रचनात्मकता है ही नहीं, वो तो केवल एक शिल्प है। आगे वो कहते हैं कि प्रयोग अपने आप में साध्य नहीं है, न केवल साधन, ये दोहरा साधन है। प्रयोग जब दोस्तों व्यक्ति करता है तो पहला फायदा तो उसको होता है, वो सत्य तक पहुंचता है, सत्य की अभिव्यक्ति होती है। प्रयोग जब व्यक्ति करता है तो वो क्या है सत्य तक पहुंचता है। और दूसरा, इस सत्य की अभिव्यक्ति के लिए दोस्तों जिस साधन का वो उपयोग करता है उस साधनों को भी वो जानता है, उसकी अभिव्यक्ति और उसका शिल्प कौशल क्या है वो बढ़ता है। तो प्रयोग करने के क्या है ये दो फायदे आगे जी गिनवाते हैं। तो ये सारे पॉइंट लगभग दोस्तों डिस्कस हो चुके हैं, प्रयोगवादी, प्रयोग के लाभ, प्रयोग का महत्व, और एक इस वाले भी बात कर लेते हैं। आगे जी दोस्तों बताते हैं कि निष्फल प्रयोग का कोई सार्वजनिक महत्व नहीं होता। आगे जी बता रहे हैं कोई भी व्यक्ति अगर प्रयोग करता है, रिसर्च कर रहा है, वो तभी वैल्यूएबल है समाज के लिए जब वो सक्सेसफुल हो जाए। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई नई चीज खोज रहा है, अगर दोस्तों वो उस नई चीज को खोजने में कामयाब हो जाता है तब तो समाज में उसकी महत्व है। अगर फेल हो गया तो बेशक उसकी नजर में उसका रिसर्च कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो समाज के लिए, उसने उसे पाने के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो, वो क्या है एक तरीके से समाज में उसके प्रति कोई महत्व उसका नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, अगर थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, अगर वो नहीं कर पाते तो कौन जानता आज उनको, कौन उनकी वैल्यू कर रहा होता। न्यूटन की अगर हम बात करें, अगर उन्होंने इतने सारे जो अपने नियम दिए हैं 3, अगर वो आज सफल नहीं होते, उसे सिद्ध नहीं कर पाते, तो कौन जानता उन्हें, चाहे बेशक उन्होंने कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो इस पे काम करने के लिए। न्यूटन से पहले भी दोस्तों उन नियमों पर बहुत साइंटिस्टों ने काम किया होगा और वो सफल नहीं हुए थे। आज उन्हें कौन जानता है, कोई नहीं। सफलता को ही दोस्तों क्या है समाज में स्वीकृति मिलती है। तो आगे जी जो प्रयोग कर रहे हैं तो वो अपने आप में कितना साहसपूर्ण वाला कार्य है कि सोचिए अगर उनका ये प्रयोग असफल होता तो आगे जी को भी आज कोई नहीं पूछता। परंतु सौभाग्य से आगे जी का ये जो तार सप्तक था बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा सफल हुआ। उन्होंने जितने भी कवि इनमें तार सप्तक के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे, बताए थे, उन्होंने आगे चलकर साहित्य में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। भले ही दोस्तों वो आगे चल करके कविता ना कर रहे हो, किसी और फील्ड में चले गए हो, मतलब आलोचना कर रहे हो, गद्य लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, परंतु जिन 7 कवियों को इन्होंने बताया उन्होंने आगे चल करके बहुत अच्छा किया साहित्य में। तो इनका जो ये प्रयोग था वो एक तरीके से सफल हुआ। और ये यही इस भूमिका के अंदर भी बताते हैं कि मैं कितना, ये एक तरीके से कितना बड़ा रिस्क भी है प्रयोग लेना। जो लोग इनकी आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रयोग
वादी हैं, नहीं करना चाहिए ये सब। तो इन्हीं सब बातों को अपने समय भूमिका में क्लियर कर रहे हैं। तो अब एक पॉइंट और रह गया है, वो है साधारणीकरण। तो कुछ कवियों का ये मानना था कि ये क्या है, साधारणीकरण के नियम को फॉलो नहीं करते। साधारणीकरण को दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप साधारण वर्ड को देखिए। साधारण मतलब नॉर्मल, जो कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, साधारण। जैसे आज फोन की बात करें, किसी के पास फोन हो तो हमारे लिए साधारण सी बात है कि फोन तो सबके पास होता है, कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। तो ये साधारणीकरण इस तरीके से ही एक तरीके का है। पहले के जमाने में लोगों के पास फोन होना अपने आप में कि तेरे पास फोन है, और आज तेरे पास फोन है कोई मतलब नहीं किसी को, नॉर्मल है, सबको पता है ये तो क्या है, इसमें कुछ नया है ही नहीं। तो लोग कह रहे थे कि साधारणीकरण का जो नियम है ये तार सप्तक वाले कभी नहीं मानते। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो ये कविताएं लिख रहे थे वो उनकी परंपराओं से अलग थी, भिन्न थी, और एक तरीके से वो नई चीज थी। और नई चीज को एक्सेप्टेशन और नई चीज कोई समाज में आती तो कैसे वो साधारणीकरण कैसे उसका माना जाएगा? वो तो नई है लोगों के लिए, साधारण तो है नहीं। तो इसलिए उनके ऊपर ये आक्षेप लग रहे थे। परंतु आगे जी इसे कैसे क्लियर करते हैं, एकदम बढ़िया, एकदम मजा आ जाएगा आपको सुन के, इतना अच्छे से वो इसका जवाब देते हैं। आगे जी कहते हैं ये तो हमारे ऊपर दोहरा अन्याय है, हम तो ना केवल साधारणीकरण को मानते हैं बल्कि हमने जो ये कार्य शुरू किया है वो साधारणीकरण के लिए ही शुरू किया है। आगे जी कहते हैं जो कविताएं पहले से लिखी आ रही है, अभी तक जो कविताएं जितनी भी हमने रची है, जिस टाइम पर वो कविताएं रची जा रही थी उस टाइम का समाज सीमित था, उसकी भाषाएं सीमित थी, उसकी मतलब उस टाइम पे जो भी चीजें थी इतनी ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था उसमें। और आज का जो समय है, क्योंकि जो परंपरावादी है वो तो 300 साल पहले की चीजें ही दिखाते हैं, और समाज में जो परिवर्तन हो गया है वो चीजें उसमें आती ही नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती। तो वो आगे जी दोस्तों कहते हैं आगे कि साधारणीकरण की जो समस्या है वो आज बहुत ही अलग है। क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल से दोस्तों समझिए, वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरीके से आज एक अंग्रेजी की अगर हम बात करें, अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा के अंदर ही दोस्तों मान लिया आपको अंग्रेजी भाषा आती है। दूसरी अब बात करेंगे मैथमेटिक्स अंग्रेजी की, गणित की अंग्रेजी अलग है, अर्थशास्त्र की अंग्रेजी अलग है, और साइकोलॉजी की अंग्रेजी अलग है। तो दोस्तों इन सब की क्या है, अंग्रेजी अलग अलग है। एक अंग्रेजी एक होते हुए भी क्या है, काफी सारे अंतर है शब्दों के। तो आगे जी कहते हैं कि आज के टाइम पर साधारणीकरण करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, चीजें बहुत ज्यादा व्यापक हो चुकी है, बहुत ज्यादा फैल चुकी है। पुराने जमाने में क्या था, पुराने जमाने में चीजें इतनी ज्यादा नहीं फैली थी। पुराने जमाने में दो ही प्रकार की भाषा थी, एक तो प्राकृतिक और दूसरी साहित्यिक। जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या है, सांस्कृतिक भाषा को समझते थे, और जो पढ़े लिखे नहीं है साधारण लोग वो प्राकृतिक भाषा जानते थे और पढ़े लिखे संस्कृत। पर आज अगर आप देखेंगे तो क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में और उससे अलग अलग जगह पर सबकी क्या है, बहुत ज्यादा विविधता है। ऐसे में साधारणीकरण को लेकर आना, वो भी साहित्य के क्षेत्र में, बहुत ही मुश्किल है। तो अब तो दो रास्ते हो सकते हैं हमारे पास। पहला रास्ता ये कि हम लोग अपने आप को सीमित कर ले किसी एक क्षेत्र में और उसी के अंदर रह करके क्या है, रचनाएं करें, उस सीमित वर्ग के लिए करें। या दूसरा ये कि वो साहस करे कि वो साहस करे और हिम्मत करे कुछ ऐसी रचना करने की, और ऐसा प्रयोग करे जिससे क्या है कि उसकी रचनाएं 100% तो नहीं परंतु कुछ परसेंट क्या है, उन लोगों के जो इतना बड़ा जो क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है वहां तक पहुंच सके। तो आगे जी प्रश्न उठाते हैं कि आप इन दोनों में से किसको ज्यादा बढ़िया मानेंगे, वो जो क्षेत्र पर सिमट गया या फिर दूसरा जो कि कोशिश कर रहा है बड़े स्तर पर, बड़े व्यापक तक पहुंचने की। तो आगे जी दोस्तों इस दूसरे वाले व्यक्ति के लिए जो व्यापक जगहों पर पहुंचना चाहता है उसके लिए देखिए क्या बोलते हैं। उसके लिए आगे जी कहते हैं कि जो दूसरा पथ चुनता है उसे कम से कम एक अधिक उदार, अधिक व्यापक दृष्टि से देखने या देखना चाहने का श्रेय तो मिलना चाहिए। उसके साहस को अपार साहसिक कह लीजिए, पर उसकी नियति को बुरा आप कैसे कह सकते हैं। यानी उसे लोग पागल कह सकते हैं, साहसिक कह सकते हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा मतलब कि कैसे वो करेगा। परंतु जो आगे जी कहते हैं, आप ये सब तो कह लीजिए, पागल कह लीजिए, साहसिक कह लीजिए, परंतु उसकी नीति तो गलत नहीं है ना, उसकी जो सोच है वो तो गलत नहीं है, वो तो अच्छा सोच रहा है। तो वो बेसिकली अपने बारे में बता रहे हैं। ख्याल से आप समझ गए होंगे साधारणीकरण वो
क्यों कहते हैं कि हम तो साधारणीकरण ही करना चाह रहे थे। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि हमारा जो उद्देश्य है वो साधारणीकरण को लेकर के चलना ही है। वो व्यापक स्तर तक लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं अब के जमाने में, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट में समराइज कर देता हूं। तो समराइज यही है कि आगे ने जो ये तार सब तक लिखा, इसमें उन्होंने इनका जो मेन उद्देश्य था, ऐसे कवियों को समाज में लेकर के आना और समाज की नजरों में लेकर के दिखाना जो अच्छी कविताएं लिखते हैं, परंतु वो फेमस नहीं है ज्यादा और अभी कविताएं लिख ही रहे हैं, और इसलिए कोई संपादक उन्हें छाप नहीं रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इनके लिए अलग से किताब निकाली और उन्होंने उन्हें अपनी उस किताब में जगह दी। तो पहली बार उस किताब के जरिए और अपनी कविताओं के जरिए वो क्या है, समाज में पहली बार पहुंचे। तो जो परंपरावादी थे उनकी इस कृति से क्या है, नाराज हुए। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये नए कवियों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमसे अलग हटके काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, इनकी आलोचना करी कि ये क्या है, हमारी परंपराओं को नहीं मान रहे, समाज में क्या है कुछ अलग ही विचारधारा और एजेंडा फैलाना चाह रहे हैं, ये प्रयोगवादी हैं, हमारी परंपराओं को नहीं मानते, साधारणीकरण की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक पॉइंट दोस्तों आपको और बता देता हूं जो कि साधारणीकरण में ही आपके आएगा। कोई चीज दोस्तों जब बहुत ज्यादा उसका साधारणीकरण हो जाता है तो उसका क्या है, चमत्कार खत्म हो जाता है, उस शब्द का चमत्कार खत्म हो जाता है। तो हमें क्या है, नए शब्दों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको चांद वाला एग्जाम्पल दिया था। अब चांद से कोई अब अपनी प्रेमिका को क्या है, कंपेयर नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साधारण और नॉर्मल हो चुका है। उस शब्द का जो चमत्कार है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में हमें नए शब्द की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे नए शब्द कैसे आएंगे, वो नए प्रयोग से ही तो आते हैं। तो आगे जी बताते हैं कि हम अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज है ऐसे नए शब्दों को और लेकर आना, जिसमें क्या अभिव्यक्ति और प्रखर तरीके से आती हो, क्योंकि जो चीजें हम बहुत समय से यूज कर रहे होते हैं उसका चमत्कार धीरे धीरे खत्म होता रहता है। तो हमें नई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी क्या है, शब्दों का चमत्कार, ये भी साधारणीकरण के अंदर ही आता है। शुरुआत में जब कोई शब्द नया नया आता है तो उसे क्या है, टाइम लगता है समाज में उसका साधारणीकरण होने में, सब तक उसको पहुंचने में। पर एक टाइम आता है कि वो क्या है, समाज में साधारणीकरण उसका हो जाता है, सबके लिए सामान्य बात हो जाती है। पर थोड़ा और आगे जब वो चीज बढ़ती है तो वो क्या है, वही सबके लिए इतना ज्यादा साधारण हो जाता है कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तब ऐसे टाइम पर हमें क्या है, नई चीज की जरूरत पड़ती है, नए शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो एक जो कवि होता है दोस्तों, एक अच्छे कवि किसे माना जाता है, एक अच्छा कवि दोस्तों आप उसे कह सकते हैं जो ऐसे चमत्कारिक शब्दों को, नए शब्दों को क्या है, अपने कविताओं में इंट्रोड्यूस करता है, अपनी कविताओं में लिखता है। तो एक कवि के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ही यही होता है कि वो ऐसे नए शब्दों को ढूंढ के निकाले और अपनी कविताओं में यूज करे। तो हम चलते हैं तो हम इस वीडियो को समराइज कर रहे थे। मैंने आपको बता दिया था इसका उद्देश्य कि उन्होंने करा, समाज में विरोध हो रहा था, इन्हें प्रयोगवादी कह रहे थे, इन आरोपों को क्या है वो धीरे धीरे हटा रहे थे, ताकि ये कवि जब समाज में जाए तो इनको किसी पूर्व धारणा से ना देखा जाए, इनकी कविताओं के साथ ही इनको स्वीकार कर लिया जाए। तो यही था दोस्तों इस पूरी वीडियो में।